गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट सभी की नस्लें हैं वो क्लियर कर ली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पशुओं के रोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, या फिर मेटाबॉलिज्म के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, पशुओं में कौन सा जेनेटिक रोग है और कौन सा है वो जन्मजात रोग है, उनके बारे में सारे के सारे डिस्कस इस क्लास में करने वाले हैं। सो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर नंबर 10 हो सकता है, तो जिसमें हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा एनिमल हस्बेंड्री में डिजीज़ का जो पार्ट है उसको क्लियर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अभी अपने सभी दोस्तों तक जितने भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं उतने सब्सक्राइब करें और हेल्प करते रहे, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ में एनिमल हस्बेंड्री तो चल रही है, उसके साथ में हॉर्टिकल्चर है, केमिस्ट्री की क्लासें भी स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बने रहना चाहिए। ठीक है, इस क्लासों में व्यू देखने के हिसाब से लग रहा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कर क्या सकते हैं यार, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मार है। आप अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो फिर पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं आता, और आपको खुद को पता है कि आपका एग्ज़ाम कितना नियर आ चुका है। ठीक है, हम बात करते हैं कि पशुओं में जन्मजात रोग कौन सा होता है। बात करूं मैं ब्रुसेलोसिस और गर्भपात के रूप में, ये पशुओं का जन्मजात रोग होता है। और पशुओं में छूत रोग के बारे में बात करूं तो ये रेंडरपेस्ट और एंथ्रेक्स होता है। उसके बारे में बात करूँ रिंगवर्म और दाद के बारे में, तो वो एक फफूंद के द्वारा फैलता है। हीमोफीलिया रोग होता है वो अनुवांशिक रोग है। मांसपेशियों में संकुचन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप सबको पता है कि दूध में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हार्मोन होता है। क्लियर है, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके डिजीज़ हैं वो क्लियर करूँ, और नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी की लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हर चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, बाकी ये व्हाट्सएप पर इतनी पीडीएफ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर बंद हो जाए तो फिर पीडीएफ भी इतने टाइम तक रहती नहीं। टेलीग्राम का मतलब होता है कभी भी आपने पीडीएफ मतलब वहाँ अपलोड कर दिए तो वो ऑल टाइम तक आपकी पीडीएफ सेव रहेगी। ठीक है, इसलिए हम टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर करें। व्हाट्सएप पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्लास के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सपोर्ट बना रहे तो हम लाइव भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे अब कौन सा रोग है, उनका सामान्य नाम क्या है, उनका रोग का क्या है, और कौन सा पशु है उनसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रोग के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, रोग को हम किसके माध्यम से रोक सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमारे पास में रोग आता है, एक सेकंड, सबसे पहले बात करता हूँ मैं एफएमडी खुरपका रोग, जिसे फुट माउथ डिजीज कहते हैं। यानी कि होता क्या है कि एनिमल्स मतलब अपना पैर होते हैं उनमें छाले पड़ने लग जाते हैं, तो मुंह से जब वो पैरों को चाटने लग जाते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं, और मुंह से खून टपकने लार पड़ने मतलब छाले हो जाते हैं, और मुंह से लार टपकने शुरू हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पशु प्लेग रेंडरपेस्ट रोग, और एक एफएमडी जिसे एप्थस ज्वर और एपिजोटिक या एप्था रोग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दो डिजीज ऐसी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। बाकी जितनी भी जो आपकी डिजीज़ हैं वो मतलब ज़्यादातर जीवाणुओं के द्वारा है। कुछ ऐसी डिजीज आएगी जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, कुछ हम ऐसी भी डिजीज पढ़ेंगे जो मेटाबॉलिज्म के रूप में उपपचय क्रियाओं के माध्यम से भी फैल सकती हैं। बात करता हूं मैं कि एफएमडी रोग से मुख्यतः सुअर प्रभावित होता है। बाकी जो जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं वो एफएमडी से इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगली बात करूं कि ये रोग फैलने के लक्षण क्या है, रोग अगर रोग हो जाते हैं तो कौन कौन से लक्षण हैं एनिमल्स में हमें दिखाई देते हैं जिससे हम रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ शीघ्र फैलने वाला रोग, मतलब बहुत जल्दी से पैरों में फैले, पैरों से मुँह का कॉन्टैक्ट हुआ, मुँह में छाले पड़ने जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब आगे ठीक है साइकिल के रूप में चला जाता है, बहुत जल्दी से फैल जाता है। पशु के कुछ टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तक रहे, हम ट्रीटमेंट नहीं करें तो पशु की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, मुंह से लार बहना, जीभ, होठ में नथुनों एवं खुरों में छाले पड़ना, पशु का लंगड़ा कर चलना व जमीन पर पैर पटकना। पशु होता है चलेगा तो अब आप पैर में छाला हो गया तो आप भी इसे थोड़ी चलोगे, हम तो बोल के कह सकते हैं भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। एनिमल्स बोल तो नहीं सकता है ना, तो वो कैसे भी करके आपको सांकेतिक भाषा में समझाने की कोशिश करना जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब पशु लंगड़ा कर चलता है तो जमीन पर पैर पटकता है तो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद में इसकी रोकथाम की बात करूँ तो एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीनेशन का एक टीका आता है जो प्रति वर्ष आपको लगवाना चाहिए, जिससे कि मतलब ऐसा नहीं है कि एफएमडी
फैल गया और उसके बाद में आप लगा रहे हो, प्रतिवर्ष ये टीका अगर आप लगवाते हो तो एफएमडी फैलने की चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, 2% फिटकरी से मुंह धोए और पशु के खुर में कॉपर सल्फेट लाल दवा केमेनोफोर, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और कॉपर सल्फेट आप समझते हो। ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, लेब में ऐसी बेसिकली चीज़ों का तो आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया ही होगा, तो आपको आपने देखी होगी। ठीक है, या फिर ये कॉपर सल्फेट वगैरह या फिर मतलब पोटेशियम केमेनोफोर वगैरह, ये तो बेसिकली घरों में भी चीज़ें मिल जाती है, जो एनिमल्स में ज़्यादातर एनिमल्स का काम करते हैं। तो किसान आदमी होते हैं तो वो भाई एनिमल्स रखते हैं, नॉर्मल ऐसी चीज़ें होते हैं वो अपने पास रखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना ना पड़े। ओके डन। अब टीकाकरण की मतलब टीकाकरण होता है, उनका उचित समय क्या होता है? देखो, मोस्टली जितनी भी डिजीज होती है ना, उसके टीकाकरण का गर्मियों के समय में उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, उस टाइम ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है, पशु बीमार इतना होता नहीं है, और ना ही मतलब वो बारिश का सीजन रहता है जिसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर टीकाकरण का उपयुक्त समय माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको सर्दियों में भी मतलब ट्रीटमेंट का यूजफुल टाइम होता है। बात करता हूँ नंबर, इसको पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि एफएमडी कैसे फैलते हैं। ये आप देख सकते हो कि खुरों में छाले पड़ने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में मुंह में छाले होते हैं, मुंह से पानी की लार है, वो लार कैसे टपकती है। ठीक है, जिस प्रकार आपको लड्डू को देकर, रसगुल्लों को देकर आपके मुंह से लार टपकती है, उसी प्रकार पशुओं में ये डिजीज होने पर लार टपकती है। ठीक है, आप में एफएमडी नहीं होता, आप में लड्डू की ये बीमारियां हो जाती है। कभी कभार कोई खाने को नहीं देता है, देखते हो तो जिल जाता है ना, उस टाइम मुंह में आपका भी पानी नीचे मतलब पानी की बूंदें नीचे टपकने लग जाती है, लड़कियों की विशेषकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पशु प्लेग या छन्ने योगी मतलब वायरस होता है, उनके द्वारा पशु प्लेग फैलता है। तो सुअर में जुगाली करने वाले पशुओं में होता है छन्ने योगी वायरस। मैंने पहले आपको बता दिया कि रेंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पोंका महामारी, माता व शीतल रोग भी इस रोग को कहते हैं। नोट्स बनाने की आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, अच्छे से थोड़ा समझ लेना। बाकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, ऐसे नहीं है कि वन नाइट फाइट कर लोगे। ठीक है, साथ साथ चलता रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, फिर भी लोग उम्मीदें तोड़ देते हैं। अगर दिल में है चाहत कुछ करने की, तो समुंदर भी अपने रास्ते छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ अगर आपके दिल में है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहो ना, तो मतलब ICR वगैरह ये क्रैक कर जाओगे। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं, लोग IIT भी क्रैक कर जाते हैं, नीट भी क्रैक करते हैं, तो उनसे तो ICR का लेवल कम है ना। उसके बाद में सुअर में जुगाली करने वाले वही सेम ये है कि वायरस से फैलते हैं। ज़्यादातर जुगाली करने वाले पशुओं में डिजीज आपको देखने को मिलती है। इस डिजीज में क्या होता है, एक बात याद रखना कि सब डिजीज होती है ना, मतलब ऑलमोस्ट सब डिजीज, एक ऐसी आगे मैं डिजीज बताऊंगा जिसमें बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जो JET 2021 में क्वेश्चन, JET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि पशु प्लेग या रेंडरपेस्ट रोग होता है। तेज बुखार, 104 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, मुंह से पानी बहना शुरू हो जाता है, पतला बदबूदार दस्त हो। ठीक है, सूखने की प्रैक्टिस मत करना, दस्त हो रहा तो आप देख लोगे कि बदबूदार है या नहीं है, नीचे जाकर ऐसे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि हो सकता है मुंह किसी और का देखना पड़ जाए। गायों के नीचे जाने की कोशिश कम करें। ठीक है, 100 से 200 सीसी की एंटी रैंडम पेस्ट सीरम का टीका लगाए, GTV का प्रयोग करें, प्रति 3 वर्ष में टीका लगाए, और इसका यूजफुल टाइम है उसको देखो। FMD में प्रति वर्ष टीका लगाना, और रेंडरपेस्ट में आपको 3 वर्ष में एक बार टीका लगाना। टीका लगाने का ये टाइम इंपॉर्टेंट रखना, JNFM में जनवरी फरवरी में या सर्दियों के मौसम में इनका टीका लगाया जाता है। 3 साल में एक बार लगा लो। शीतल रोग है, माता रोग भी कहते हैं। आप मम्मी से घर में बात करके डिस्कस करोगे तो मम्मी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी कि माता रोग क्या होता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पढ़ लेना कि छन्ने योगी वायरस द्वारा होता है। ये शायद 1928 में सबसे पहले देखा गया था वैज्ञानिक के द्वारा। उसके बाद में धीरे धीरे ये आगे मतलब उसके बारे में मतलब कैसे बताऊँ आपको, पशु प्लेग रोग से तो भारत 2012 में पशु प्लेग रोग मुक्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद में बहुत कम ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आपको पूछे तो भारत पशु प्लेग रोग मुक्त देश कब बना, तो 2012 में भारत है वो पशु प्लेग रोग मुक्त देश बन गया था। ये क्वेश्चन ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद में पशु प्लेग रोग कम देखने को मिलता है, हालांकि कभी कभार डिजीज हो जाती है, तो आप एक क्या करना, एंटी रेंडरपेस्ट का टीका लगवा देना, और एक GTV वैक्सीनेशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ मैं गलघोंटू या HS गुर्गा रोग। इनका फोटो अभी दिखा देता हूँ। गुर्गा रोग क्या होता है, देखो एक्चुअली में आप देखोगे कि आपको कैसे बताऊँ मैं, पशु होता है उनकी जो नीचे एक झालर की तरफ ऐसे लटकती रहती है। ठीक है, मतलब
तो वो क्या, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, आगे मैं आपको एक फोटो में दिखाऊंगा। तो उसमें सूजन आ जाती है तो पशु सांस आसानी से ले नहीं सकता है। अब भाई आपका भी कोई कंठ दबा दे तो आपके घुर्राटे की आवाज़ आती है ना, ठीक है, उसी प्रकार यह सूजन आ जाती है पशुओं में तो घुर्राटे की आवाज़, घुर्रक्का करने लग जाते हैं। एचएस, इसे एचएस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जीवाणु मतलब जीवाणु के द्वारा फैलते, भैंस में अलग जीवाणु होते हैं और गाय में इसका जीवाणु होता है वो अलग होता है। भैंस का जो जीवाणु होता है उसे कहते हैं पास्चुरेला बुएलिसेप्टिका और गाय का जो जीवाणु होता है उसे कहते हैं पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ये चीज़ें आपको दोनों की अलग अलग याद रखनी है। उसके बाद में बात करूँ मैं, टेम्परेचर होता है वो 104 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। झालर जो मैंने बताई आपको, कंठ में सूजन आ जाती है, मुख नार से लार टपकना, ये तो हमेशा टपकती ही रहती है क्योंकि पशु बेचारा आप कभी कभार देखते नहीं हो, परेशान उदास रहता है तो उससे मुंह में लारें वगैरह टपकने लग जाती है। ये तो आमतौर से बात है, इसको तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। गले तो आप खुद समझते हो कि अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है, घुर्रके करेगी, गला सूख जाएगा तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तो पशु 24 घंटे में उसके डेथ तक हो सकती है। एचएस वैक्सीनेशन लगाए, ठीक है, तो इससे क्या है, एचएस वैक्सीनेशन अगर आप टाइम से लगाओ तो आपके पशु बचने के चांस बढ़ जाते हैं। और वही मई जून में प्रतिवर्ष वैक्सीनेशन करते रहिए तो पशु में गलघोंटू रोग, मतलब वैक्सीनेशन आप मई जून में जितने भी एनिमल्स की देखभाल करते हैं या एनिमल्स को रखते हैं, पालते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मई जून जुलाई तक आप एक बार प्रतिवर्ष मतलब टीकाकरण पशु का जरूर करवाइए ताकि उनमें कोई डिजीज ना हो। ठीक है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी पावर है वो तेज हो जाता है तो वो जीवाणु से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये मुंह से लार टपकना रेंडरपेस्ट रोग के सिम्टम देख सकते हैं। ठीक, ये है रेंडरपेस्ट के मुख्यतः सिम्टम। देख लो पशु बेचारा मतलब बूढ़ा भाड़ा कितना सिंपल लग रहा है। ठीक है, पशु के मुंह से लारें टपक रही है तो ये इसमें आप देख सकते हो। उसके बारे में ये देख लो, गलघोंटू रोग होता है, ठीक है ना, हाई फीवर एंड सिवलिंग ऑफ अ थॉट आर सिंग्स ऑफ एचएस। ये देख सकते हो, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है पशु को, गला होता है वो सूज जाता है, घुर्राटे की आवाज़ करता है, तो आप समझ जाना कि पशु को गलघोंटू हो चुका है। गलघोंटू नाम से भी याद रह जाएगा। जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, गाय भैंस में दोनों के अलग अलग जीवाणु होते हैं। पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि वायरस द्वारा रोग, ये मैं बताऊँ पशु प्लेग रेंडरपेस्ट के बारे में तो जेईटी में शायद 5-7 बार पूछ लिया होगा कि रेंडरपेस्ट रोग किसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है, उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करें एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स को गिल्टी या जहरी बुखार, बावड़ा या पलिया फेफड़ी रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस है, नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये भी मतलब जेडी सीयूईटी एग्जाम में पूछा गया था। सीयूईटी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। उनको मतलब बीएचयू में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उनके लिए एक टेस्ट होता है। उनमें क्वेश्चन पूछा गया कि पलिया जवर के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो पलिया जवर के नाम को एंथ्रेक्स को मतलब एंथ्रेक्स को जाना जाता है। गिल्टी या जहरी बुखार, बावड़ा रोग भी कहते हैं, फेफड़ी रोग भी कहते हैं, क्योंकि उसका लीवर होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कैसे होता है, उसमें मांस में कमी आ जाती है। तो आगे मैं आपको थोड़ा थ्योरी में समझाकर इसके डायग्राम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, पेड़ का मुख्य रोग, वेरी 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 10 स्टार पॉइंट, पेड़ का मुख्य रोग एंथ्रेक्स होता है। ये रोग मुख्यतः गर्मियों में होता है। ठीक है, मतलब पशु बुखार में कांपता है, पेट में जोरदार दर्द होता है, गिल्टियाँ सूजन मतलब गिल्टी में सूजन आ जाती है। पशु मनुष्य में फैलने वाला संक्रामक रोग है। आर्थिक दृष्टि से यार कमजोर कह सकते हैं। उसके बाद में एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं। अन्य पशुओं में संक्रमित पशुओं से अलग रखा जाता है। इसकी एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन है बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, गिल्टी जहरी बुखार, बावड़ा रोग, फेफड़ी रोग भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक तो भेड़ों का प्रमुख रोग है। दूसरा क्वेश्चन आप 10 स्टार लगा के लिख लेना कि ये पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। बहुत बार पूछा गया, पूछ भी सकता है। और जेईटी वाले क्वेश्चन इतने ही ऐसे ही पूछते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका ये 10 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। पशु कांपने लग जाता है बहुत जल्दी, मतलब 24 घंटों में देखो कि आप भेड़ों के झुंड खाली हो जाते हैं, क्योंकि आगे से फैलते रहते हैं। जैसे कोरोना होता था तो उसको बॉडी को हम भाई क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, उसी प्रकार इनकी बॉडी, अगर पशु मर जाता तो उसको ज़मीन में खोदकर मतलब बहुत दूर लेकर या फिर ज़मीन में बहुत मतलब क्या कहते हैं गहरा गड्ढा खोदकर उसको अंदर रख देते, उसके बाद में उसको मिट्टी से दफना दिया। जिस प्रकार कोरोना में आप अच्छे से समझ जाते कि बॉडी को कैसे
ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, मुख्यतः जून जुलाई मतलब गर्मियों में फैलता है, तो गर्मियों में इसका टीकाकरण करना चाहिए। बात करता हूँ मैं जहरबाद, ब्लैक वाटर, लंगड़ी बुखार, चुरचुरिया रोग। एक्चुअली में ये रोग मेरा एक मामा जी का लड़का है, तो मतलब वो क्या है, मेरा मामा जी का भाई है, कहना मेरा बड़ा भाई है, तो वो यहाँ एनिमल्स काम करता है, तो उनके साथ मैं कभी कभार जाता था। तो ये ब्लैक वाटर डिजीज़ वगैरह मैंने देखी थी। एक्चुअली वो क्या होता था, एनिमल्स होता ना, तो उसके जो पीछे वाले पाँव होते हैं, तो उनमें एक ब्लड होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको चीरा देकर ब्लड को निकालोगे ना, तो मतलब झागदार ब्लड आएगा, ब्लैक ब्लड आएगा। और उसको अगर जो मतलब फूली हुई जगह है ना पीछे से, वो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या होता था कि उसको पीछे से जब हम मतलब उसको दबा के देखते हैं ना, तो चुर की आवाज़ आने लग जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि बेसिकली प्रैक्टिकल रूप में आप चीज़ों को किसी को समझोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगी। बाकी एनिमल्स पर हम इतना प्रैक्टिकल करते नहीं, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर आप खुद समझते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री हमारा एक ICAR का पार्ट है, तो पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, हालांकि इतनी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम सो दैट होगी नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे क्वेश्चन आप आस्क करते रहना टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है। ये देखो, एक जीवाणु के द्वारा होता है, जिस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, जीवाणु के द्वारा फैलता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यह रोग देखा गया था। वर्षा ऋतु में रोगी पशु की पिछली टांगों में सूजन आ जाती, चुरचुर की आवाज़ आती, चीरा लगाने पर काले रंग का खून आ जाता। सूजन को लाल दवा टिंचर आयोडीन का 1:1000 से धोए, मतलब लाल दवा के साथ में टिंचर आयोडीन 1:1000 का एक घोल तैयार करें, उससे उनको टाइम टू टाइम धोए। BQ ब्लैक वाटर कहते हैं, ब्लैक वाटर पॉलीवेलेंट का प्रयोग करें। मई जून माह में टीका लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करता हूँ मैं थनैला रोग के बारे में। थनैला रोग को मेस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। गरगट, आयन का शीत, थन में सूजन, स्तनपान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टाइन नामक जीवाणु द्वारा होते हैं। अत्यधिक दूध देने वाले जीवाणु में यह प्रमुखता देखे गए। पशु के आयन सूख कर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो आगे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर करूंगा कि पशु के जो थन होते हैं ना, जब हम जो दूध निकालते हैं, वो एकदम सूख जाते हैं। जैसे मतलब कोई एक पौधे की आप जड़ें काट देते हो और पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार स्तन होते हैं, वो सूख जाते हैं और सदा के लिए बेकार हो जाते हैं, एक चमड़ी के तरह से ही पड़े दिखाई देंगे। अभी मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आइनों की स्वस्थ के एक्चुअली में इस डिजीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना कि ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से फैलते हैं। तो आप खुद समझते हो, जीवाणु की खुद हम केयर करेंगे ना भाई, मैनेजमेंट हम खुद करना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो एनिमल मतलब पशुओं का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस डिजीज से बचाना चाहते हो, पशुओं की मम्मी आपकी मतलब बहुत बार आप देखते हो कि मम्मी मतलब पशुओं का दूध निकालती हैं, तो स्तनों को धोकर दूध निकालती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्यों धो के निकालती हैं, क्योंकि उस डिजीज से बचा जा सकते हैं। एक्चुअली में इस डिजीज में है कि जितनी आप पशु की साफ सफाई रखोगे, पशु के स्तनों की साफ सफाई रखोगे, तो ये डिजीज बिल्कुल होने के चांस नहीं है। ठीक है, मेस्टाइटिस का टीका लगता है, जिससे इस डिजीज में थोड़ा मतलब पशु को राहत मिल सकती है। आगे बात करूं मैं दुग्ध जवर के बारे में। प्रसवकालीन जवर भी कहते हैं, गाय भैंस का मतलब दुग्ध जवर में एकमात्र ऐसी डिजीज है जिसमें शरीर का तापमान कम होता है। बाकी जितनी भी डिजीज है, JET 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब डिजीज का टेम्परेचर बॉडी में बढ़ेगा, लेकिन दुग्ध जवर एकमात्र ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी का नाम जवर आएगा। जवर से आप समझोगे, जवर बुखार को कहते हैं, फीवर होता है, लेकिन ध्यान रखना कि दुग्ध जवर से बॉडी का टेम्परेचर है वो 100 के अंदर आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 100 फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर हो जाता है। ये एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है जो कैल्शियम की कमी से देखी जाती है। ठीक है ना, ये ना तो कोई जीवाणु से द्वारा होती है, ना कोई वायरस के द्वारा होती है, तो आप खुद समझ सकते हो ना, जीवाणु वायरस कोई इफेक्ट नहीं फैलाएगा। किसी की कमी आएगी तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कैल्शियम फास्फोरस मोस्टली हड्डियों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो प्रभावित पशु गर्दन पीछे मोड़कर ऐसे बैठ जाता है उदास होकर, ठीक है, और तापमान होता है वो बॉडी का कम हो जाता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ 25% कैल्शियम ग्लूकोनेट का घोल और 200 से 300 सीसी का अंतःशिरा इंजेक्शन लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या आप मतलब देखेंगे HS को पहले से। ठीक है, उसके बाद में ये भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग होता है, भेड़ों का झुंड होता है, वो खाली होने लग जाता है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं ब्लैक वाटर के बारे में। तो ब्लैक वाटर में मैंने बताया था, पीछे ब्लड देखोगे ना आप, यहाँ ऐसी झुर्रियों के रूप में अगर इनको दबाओगे चुर की आवाज़ आने लग जाएगी। अगर वहाँ पर आप चीरा लगाकर उस ब्लड को निकालोगे तो काला झागदार खून आएगा। ये हो गया आपका BQ ब्लैक वाटर।
उसके बाद में बात करता हूँ मैं, मतलब ये देखो स्तन होते हैं वो सदा के लिए ऐसे बेकार हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि स्तन सूख जाते हैं, ये ऐसे सूख जाते हैं, अब इनमें से क्या निकालोगे, कोई दूध निकलने के लिए लायक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्तन हो जाते हैं, तो स्तनों की थोड़ी केयर करना चाहिए किसी का भी, ठीक है ना, समझ जाना, आप इतने एक्सपर्ट हैं। ये मिल्क फीवर होता है, तो पशु क्या होता है, मिल्क फीवर मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो उदास सा लगता है, थोड़ी हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होने लग जाती है, होता वैसे कैल्शियम की कमी से है। थोड़ी सी डिजीज़ और हैं, उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बात करता हूँ मैं चिचड़ी जवर या टिक फीवर के बारे में। तो प्रोटोजोआ बोविसिया बाइजेमिनिया का द्वारा फैलते हैं। प्रभावित पशु गाय में भैंस होता है। ये प्रोटोजोआ आरबीसी को तोड़कर ब्लड को पतला करता है। देखो एक साइकिल समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी पशु है, घास को खा रहा है, ठीक है, घास पर वो प्रोटोजोआ है या फिर उसके अंडे वगैरह, उनका कोई भी सिम्टम वहाँ देखने को मिला, तो पशुओं ने खा लिया, तो पशुओं के पेट में चले जाएंगे, सीधे लिवर को इफेक्टिव करेंगे। लिवर को इफेक्टिव करेंगे तो भाई आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होगा, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं हमें भाई, मतलब कैसे बताऊँ यार, ब्लड को पतला कर देता तोड़कर। आरबीसी होती है, आरबीसी आप समझते हो, रेड ब्लड कार्बुलेशन, ठीक है, तो खून को पतला कर देता है। खून को पतला करेगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और रोगी पशु जब मूत्र करेगा ना, तो उसके साथ में खून आने लग जाएगा। आप खुद देखो, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट है, किसी पार्ट के साथ में ऑलरेडी ब्लड वाला तो हर किसी के साथ में कांटेक्ट में रहता है। अगर ब्लड आरबीसी तोड़ देगा, पतला कर देगा ब्लड को, तो ब्लड होता है वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, और वो मूत्र के रूप में बाहर आने लग जाता है। ये प्रोटोजोआ होता है, बोविसिया बाइजेमिनिया के द्वारा फैलता है, ठीक है, जिसे रक्त मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में लीवर फ्लूक है, पेस्युलर सूत्रकृमि के द्वारा फैलता है। सूत्रकृमि मोस्टली जमीन पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गाय भैंस बकरी का लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है तो हमें मांस प्राप्ति होती नहीं है, और आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो लीवर फ्लूक के द्वारा होता है। लीवर फ्लूक से आप नाम से समझ जाते हैं, लीवर क्या होता है, सीधा लीवर प्रभावित होता है, लेकिन ये सूत्रकृमि के द्वारा फैलते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहते हैं। डेयरी मांस में काफ़ी नुकसान हो जाता है। अभी डायग्राम से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आप सबसे पहले प्रोटोजोआ आ जाएगा, इसके रूम में मतलब समझ जाना आप कैसे करता है, ठीक है। ये तो वो मतलब मानो कि ये कोई प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ आरबीसी को तोड़ेगा, आरबीसी में ब्लड को पतला कर देगा, ब्लड को पतला करेगा। जब पशु मूत्र करेगा, रक्त मूत्र के नाम से क्यों जाना जाता है, मतलब रक्त के साथ में मूत्र आना, जब पशु मूत्र करेगा तो उसके साथ में ब्लड आने लग जाता है, तो आप समझ जाना कि इसमें रक्त मूत्र रोग हो रखा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं इससे, मतलब अब मैंने बताया था लीवर फ्लूक होता है, वो सूत्रकृमि के द्वारा फैला जाता है। मतलब भेड़ बकरी गाय भैंस जिनका लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। अब भाई भेड़ बकरी होता है मोस्टली मांस के लिए पालते हैं, ठीक है, तो मांस के लिए पालते हैं, हम नहीं पालते हैं, जो भी पालते हैं जिनके लिए मैं बात करता हूँ, जो भी, और मोस्टली पर्पज़ आप खुद बकरा बेचते हो तो समझते हो, उनका एक ही पर्पज़ होता है जिसमें मांस ज़्यादा होता है, उनके पैसे ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब लीवर फ्लूक डिजीज हो जाती है तो मांस को इससे भाई मतलब लीवर को एकदम खींच लेता है, लीवर को कमज़ोर कर देता है, तो लीवर में मतलब अच्छे से बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मांस नहीं होता है अच्छे से, तो मांस कम होता था, उसके आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक है। मान लो कोई बकरा 10,000 का है और उसका मांस कम हो रहा है, तो 5,000 का आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक ही हो गया ना। तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा मतलब लॉस कर सकता है ये डिजीज़। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक है। कैसे फैलता है ये साइकिल आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपकी डिजीज आती है मेस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होती है छोटी उम्र हिपर। मैंने आपको बताया था कि जितने भी छोटे उम्र के पशु होते हैं उन्हें हिपर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री की क्लास में जाना, वहाँ मैंने टर्मोलॉजी बताई थी, उस टर्मोलॉजी में आप आराम से उसको पढ़ के देख सकते हैं कि हिपर क्या होता है, ठीक है। पशुओं की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। मैंने पहले आपको बता दिया कैल्शियम और फास्फोरस का मोस्टली काम होता है वो हड्डियों से रिलेटेड होता है, हड्डियों को कंट्रोल रखना, हड्डियों को मजबूत रखना, ठीक है। तो ये काम किसके होते हैं, कैल्शियम प्रचुर। अगर आप कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में दोगे तो मतलब देखो, एक पशु ने कोई बच्चा पैदा किया, ठीक है, उसमें आप टाइम टू टाइम जब स्टार्टिंग से थोड़े कैल्शियम के पावर्स वगैरह, फास्फोरस के पावर्स वगैरह आप स्टार्टिंग से उसको दे रहे हैं,
तो उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। क्लियर है ना? ये चीज़ें आपको खुद को पता होना चाहिए कि पशुओं को कैल्शियम कब देना चाहिए, फास्फोरस कब देना चाहिए। अगर पशु में थकान महसूस हो रही है, हड्डियाँ कमजोर हो रही है, तो उस टाइम उनको पता होना चाहिए खुद को कि फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है। उस कंडीशन में आप कैल्शियम और फास्फोरस के पाउच उनको देना शुरू कर देंगे, ठीक है। या फिर दूध के साथ में कैसे भी घोल कर आप उनको पिला सकते हैं, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज से बचा जा सकता है। बात करता हूँ मैं आफराओं के बारे में। आफरा तो आप खुद समझते हो, कुछ नहीं करता है, पेट बड़ा हो जाता है। अभी ज़्यादा खा लेते हो, वैसे ज़्यादा खा लेते हो तो क्या करते हो, पशु की तरह पड़े रहते हो सारे दिन, ठीक है, क्योंकि पेट भर फूल जाता है। हालांकि हम तो कुछ समझ जाते हैं, तो उसमें मतलब ट्रीटमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं, कैसे भी फ्रेश होके बाथरूम जाके कैसे भी करो, अपना कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन पशु में क्या होता है, कभी कभार अपचित भोजन खा लेता है, ये पॉलीथीन वगैरह कुछ देखते नहीं है, या फिर ऐसी कोई चारा वगैरह खाता है जो दूषित होता है, ठीक है, उनमें कोई जीवाणु वगैरह होता है तो पच नहीं सकता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता, ना तो पीछे से निकलता ना आगे से निकलता, तो पेट फूलने लग जाता। पेट फूलता है तो उस कंडीशन में हमें एक ट्रोकर कॉर्नुला नामक एक सुई आती है, जिनको पीछे दाहिनी कोख में दाब दिया जाता है। उनसे हवा है वो स्पीड से पूरी मतलब बाहर निकल जाती है, उससे बचा जा सकता है। और ज़्यादा टाइम तक रहा तो रुमेन में गैस फूल जाती है, रुमेन में गैस फूल जाती है तो पशु की डेथ तक हो सकती है। और पेशाब तो बंद होना ही है, पेट फूल रहा है तो पेशाब कहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तारपीन, अलसी, हींग का प्रयोग करें, ट्रोकर कैनोला का प्रयोग करें, ठीक है। तारपीन, हींग वगैरह आप उनको दे सकते हैं, जिनका डाइजेस्टिव थोड़ा बहुत इफेक्टिव होकर पीछे के रूप में निकाल सकते हैं। लेकिन आप हवा निकालोगे तो उसके बाद में थोड़ा हींग का प्रयोग करोगे तो जो भी अपचित हैं तो वो फिल्ट्रेशन करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। खूनी पेचिश की बात करूँ मैं, रेटिकुलम विकृत हो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। आफरा वाली डिजीज होती है ना, देखो रुमेन, रेटिकुलम, इबोमेजम, ओमेजम, 4 पार्ट मैंने किसके बताए थे, पशु के आमाशय के बताए थे। मोस्टली आमाशय होता है, ठीक है। कौन से कहाँ थे, कैसे थे, अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया था। तो रेटिकुलम इसका विकृत हो जाता है, ठीक है। दूषित खाना खाने से ये डिजीज फैलती है। खूनी पेचिश होती है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, गाय भैंस में बकरी में देखने को मिलती है। रक्त होता है, क्या होता है, मिश्रित और बदबूदार होता है। रक्त मिश्रित बदबूदार दस्त, ठीक है। रक्त मिश्रित का मतलब दस्त करता है ना पशु, जो भी पीछे से जो भी कुछ निकालता है, जो खाता है। जब पशु को दस्त लगती है तो उसके साथ में रक्त मिला हुआ होता है और बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन खूनी पेचिश का नाम से आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा कभी किसी को देखना हो तो अपने घरों में गाय भैंसे सब देखते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में भी आप देख सकते हैं। अधिक प्यास लगना, आंतों में लकवा हो जाना, पशु को बार बार से जब आप पानी पिलाते हो बार बार से प्यासा हो जाता है तो उसमें रक्त मिश्रित बदबूदार दस्त आते हैं, ठीक है। और खूनी पेचिश हो जाता है जो एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। उसमें सल्फा है और नाइट्रोफ्यूरॉन वगैरह ऐसी जो औषधियाँ आती हैं जिनको देने से पशु को राहत मिल सकती है। बात करता हूँ मैं चेचक के बारे में, तो पेरोवायरस के द्वारा होता है। मुर्गियों में अच्छे से पढ़ेंगे चेचक क्या होती है, लेकिन ध्यान रखना चेचक या पॉक्स होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये एक और डिजीज है जो विषाणु की फैलती है, लेकिन मोस्टली 2 डिजीज है, रेंटरपेस्ट और पशु प्लेग रोग, ठीक है। पशु प्लेग, रेंटरपेस्ट का तो एक ही नाम है, ठीक है ना, एफएमडी रोग, एफएमडी और पशु प्लेग, तो वो किसके द्वारा फैलते हैं, वो फैलते हैं वायरस के द्वारा। चेचक होता है वायरस के द्वारा फैलते हैं। ये एक साइड में लिख लेना, वायरस से कौन से फैलता है, जीवाणु से कौन से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से फैलते हैं। श्योर 100% डेफिनेटली लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेरोवायरस चेचक विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। गाय भैंस भेड़ बकरी में देखते हैं, लेकिन मुर्गियों का में अलग डिजीज पढ़ेंगे, मुर्गियों में बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हल्का बुखार होता है, पशु की त्वचा है वो लाल दाने फफोले उड़ जाते हैं, देखते हो कभी कभार आप कि चकते बन जाते हैं, धीरे धीरे वो चमड़ी सूख जाती है। सूखने के बाद में उससे देखते हो तो मारवाड़ी में कहते हैं ना खून वगैरह, ठीक है, तो वो ऊपर से उतारते हैं, चमड़ी उतरने लग जाती है, सपाट हो जाता है, ये चेचक होता है इतने कुछ, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ ब्रुसेलोसिस गर्भपात। ब्रुसेलोसिस एवेंटीन नामक जीवाणु द्वारा होता है, गाय भैंस में देखने को मिलती है। गर्भ में 5 से 8 माह मतलब 5 से 8 माह में गिर जाता है। गर्भनाल शिशुनाल में शरीर में रहना ये जहर का काम करती है और इसको बचाने के लिए बेस्ट्रोएस्टेरोन का टीका। अब देखो ये इस डिजीज को आप समझो, कोई पशु है ब्याने वाला है, 9 महीने 10 महीने जितना भी उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जब बच्चा देता है, या तो वो 5-6 महीने में बच्चा देता है तो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है, तो प्लेसेंटा
अच्छे से कट नहीं सकता है, या पशु जो मतलब पहले जन्म लेता है तो प्लेसेंटा परिपक्व होती नहीं है, तो वो एक जब हम कहते हैं ना, जब पशु भी आ जाता है और उसके कुछ टाइम बाद जेर का निष्कासन होता है, तो वो जेर निष्कासन नहीं होना वही ब्रुसेलोसिस या गर्भपात कहलाता है। और गर्भपात के रूप में आप एक समझ सकते हो कि अधूरा बच्चा हो जाता, टाइम से पहले हो जाता है। बहुत सारी कंडीशन से डिपेंड करती है किस कंडीशन से हो सकता है, क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टाइम होता है जो पशु परिपक्व रूप से मतलब बच्चा देने के लिए परिपक्व होता नहीं है, उससे पहले भी बच्चा होता है, तो उनमें ऐसी डिजीज़ देखने को मिलती है। बाकी गर्भपात जेर निष्कासन होता है वो 5 से 6 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं हो तो उसमें कुछ औषधियों के बारे में बता दिया होता है, सीधा गुड़ वगैरह उनका घोल और थोड़ा इलायची काली मिर्च उसके साथ में देने पर पशु वो गर्म मतलब जेर का निष्कासन टाइम से कर सकता है। नहीं कर सकता तो आप डॉक्टर से भी कांटेक्ट करके उसको जेर का निष्कासन करवा सकते हैं। अभी मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम प्रोटोजोआ वाला मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि ईपर होता है, ईपर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी से ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ईपर छोटे बछड़े को बोलते हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लोटिंग हो गया। ब्लोटिंग का मतलब आपको बता दूं कि पशु होता है ना, आफ्रा आता, पेट फूलने लग जाता, तो पेट फूलने लग जाता, पशु जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट फूलता, चल नहीं सकते। हम भी एक जगह पर जाकर गिर जाते हैं, तो पशु तो गिरना ही है, वो मैंने आपको बता दिया आफ्रा क्यों आता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो चेचक, ये चकते ऐसे बनते हैं, ये चमड़ी है ना, धीरे धीरे क्या होगी, ये चकते बन रहे हैं ना, नीचे गिरने लग जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो फिर वापस नीचे चमड़ी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो मतलब एब्रोफोइटस देख सकते हैं, एनिमल एंडिंग द प्लेसेंटा वो मैंने आपको बता दिया, मतलब एनिमल ईटिंग द प्लेसेंटा। समझो बात को, जब कोई पशु ब्याता है तो हम जेर निष्कासन का इतना ध्यान क्यों रखता है। पशु ये जेर निष्कासन काम करता है, मतलब जेर होता है वो एक जहर के रूप में काम करता है, बॉडी में जाता है सीधा जहर के रूप में काम करता है, तो पशु मर भी सकता है इस कंडीशन में। इसलिए हमें घर वाले कहते हैं थोड़ा ध्यान रखना कि जेर का निष्कासन होने वाला है, पशु कब ब्याया था, या फिर पशु के पेट में अगर देख सकते हो एब्रोटेड वोइटस के कंडीशन में ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल ईटिंग द प्लेसेंटा मतलब जो जेर का निष्कासन करता है, जेर मतलब जेर पशु बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद में जो पीछे प्लेसेंटा का टुकड़ा होता है ना, वो टाइम पर नहीं गिरता है, तो उस कंडीशन में पशु गिर जाता है, तो पशु उसको खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए मम्मी पापा या फिर गवाला जितने भी होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि पशु के जेर निष्कासन कब होना चाहिए, उसको दूर ले जाकर किसी फेंकना चाहिए। ये चीज़ें बेसिकली जो मतलब फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता है, रूरल वाले तो इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये थे एनिमल की डिजीज, शायद हो गई क्लियर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनको औषधियों के मतलब कौन सी डिजीज़ कैसे फैलती है, उनको किस औषधियों के रूप में हम रोक सकते हैं, उस औषधि की क्या महत्वपूर्ण खासियत क्या है, उनके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। और कुछ टाइम बाद हम हॉर्टिकल्चर की इसके साथ में क्लासें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल को हमेशा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना सपोर्ट भाई बढ़ाओ। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका ग्रुप कॉम्बिनेशन होगा ना तो हमें भी कोऑर्डिनेशन में मज़ा आता पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से क्लास को शेयर करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करो। मिलेंगे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।